मैं संदीप कुमार एडजस्टमेंट्स के साथ आपको फाइनल अकाउंट्स के डिफरेंट एडजस्टमेंट सिखा रहा था। एडजस्टमेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ऑलरेडी 2 पार्ट में डन कर चुका हूँ। ये लास्ट पार्ट है। जब ये तीनों पार्ट को आप क्लब करेंगे तो आपको एडजस्टमेंट्स के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एडजस्टमेंट ये ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होता है। और एडजस्टमेंट में देखिए एंडोर्समेंट डिसऑनर्ड, कभी कभी ऐसा आता है कि बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड विच इज डिसऑनर्ड। एग्जैक्टली हमको पहले समझना पड़ेगा कि एंडोर्समेंट मीन्स व्हाट। एंडोर्समेंट मतलब कि अगर सपोज मैंने कहीं से कुछ मटेरियल खरीदा है, मेरे पास इमीडिएटली पेमेंट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, बंदे को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मैं मतलब सपोज मैंने खरीदा है, मैं जिस बंदे ने सेल किया है मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आफ्टर 3 मंथ्स आई पे मेक दिस मच अमाउंट, उतना अमाउंट मैं आपको पे करूंगा जितना है, नो इंटरेस्ट, जितना अमाउंट रहता है बिल का उतना मुझे पेमेंट करना है। उसने अगर 3 महीने का दिया है तो एक प्रॉमिसरी नोट होता है जो कि सेलर लिखता है। जो एंडोजी, आई एम द एंडोजी, और वो एंडोजर जो होता है वो उस बिल को लिखता है, जिसको हम बोलते हैं उस बंदा जो लिखता है, जो सेलर है वो उस बिल को लिखेगा, मेरे पास देगा, मैंने परचेस किया है, मैं उसको अग्री करूंगा, अग्री करने के बाद मेरा स्टैम्प सिग्नेचर होगा और मैं उसे वो रिटर्न करूंगा। उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल है और मेरे लिए वो बिल्स पेएबल है। तो बिल रिसीवेबल, जिस बंदे के पास बिल रिसीवेबल है, लेट सपोज कि मेरे पास अगर बिल है, किसी का बिल रिसीवेबल है, मतलब 3 मंथ्स के बाद मुझे वो पेमेंट बिल दे दूंगा और मुझे वो पेमेंट मिल जाएगा। इट्स काइंड ऑफ चेक जैसे ही समझिए कि बिल देंगे और हमें पेमेंट मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास अगर बिल रिसीवेबल है और मुझे भी किसी को सेम अमाउंट पे करना है, तो मैं ये बिल उठा के उस बंदे को दे देता हूँ। अभी वो क्या करेगा कि उस बंदे के पास ये बिल है, वो बंदा 3 महीने के बाद सामने वाले के पास जाएगा, एंडोजी के पास, और ये पेमेंट जो है वो उससे कलेक्ट कर लेगा 3 मंथ्स के बाद, मेरा भी ड्यूज क्लियर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में एंडोज बिल कभी कभी डिसऑनर्ड हो जाता है। नॉर्मल प्रोसेस है बिजनेस का। बिल रिसीवेबल भी डिसऑनर्ड हो सकता है, एंडोज बिल भी डिसऑनर्ड हो सकता है, जैसे चेक डिसऑनर्ड होते हैं। सो अगर कोई नॉर्मल बिल डिसऑनर्ड हुआ है, बिल रिसीवेबल जो मेरे पास ही होल्ड किया हुआ था एंड तक, तो उसको हमें क्या करना होता है कि बिल रिसीवेबल में माइनस करते हैं और डेटर्स में सेम टाइम में ऐड करते हैं। लेकिन ये जब एंडोर्समेंट बिल डिसऑनर्ड होता है, तो एंडोर्समेंट बिल डिसऑनर्ड को 2 सिचुएशन है और दोनों कंडीशन में आपको एक तरफ आपको एसेट साइड में जाना है, बैलेंस शीट के एसेट्स में, और डेटर्स में एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड ऐड कर दिया जाता है। एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड डेटर्स में ऐड कर देते हैं और सेम टाइम में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, अगर डिसऑनर्ड हो रहा है तो वो डिसऑनर्ड का जो पार्ट है वो हमको ऐड कर देना पड़ेगा, क्योंकि उतनी उधारी फिर से बढ़ जाएगी, उतने का क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएगा, उतने का डेटर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। ये एक सिचुएशन है। भाई सर अगर बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड हो जाए तो क्या करेंगे? इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। अगर बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड हो जाता है, मतलब मुझे किसी को पे करना था वो बिल और मेरे पास टाइम पे पेमेंट नहीं है और ये डिसऑनर्ड हो गया। नॉर्मल प्रोसेस है, बिजनेस में ऐसा होता है। अगर बिजनेस में ऐसा होता है तो उसकी एंट्री भी होगी। इसकी एंट्री एकदम सिंपल है, आपको बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड हुआ है, मतलब बिल अब किसी काम का नहीं है, इस बिल्स पेएबल का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब आप लायबिलिटी में जाएंगे, बिल्स पेएबल लिखेंगे, बिल्स पेएबल में आप माइनस कर देंगे जितने का बिल आपका डिसऑनर्ड हुआ है। बिल्स पेएबल में डिसऑनर्ड बिल माइनस कर दिया जाता है। एट द सेम टाइम लायबिलिटी में क्रेडिटर्स में डिसऑनर्ड बिल आपको माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि ये बिल्स पेएबल है एंड बिल्स पेएबल इज कनेक्टेड विथ क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल डेटर्स से कनेक्टेड होता है। ये एक सिचुएशन है। सेकंड, जो अभी कुछ और एडजस्टमेंट, जो 3-4 एडजस्टमेंट बचे हैं वो बताता हूँ। एक एडजस्टमेंट ऐसा होता है, कभी कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गलती से वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है। अभी कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये 2 जो सिचुएशन है, कई बार कैपिटल एक्सपेंडिचर सर क्या है, रेवेन्यू क्या है, नहीं मालूम है मुझे। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि हमने कोई मशीन खरीदा है, एसी खरीदा है, फैन खरीदा है कंपनी के लिए, ये बोर्ड खरीदा हुआ है, तो ये जो होता है इस तरह के एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये कभी भी P&L का पार्ट या ट्रेडिंग का पार्ट नहीं हो सकता है, ये एसेट्स में आता है। लेकिन गलती से कभी कभी क्या कर दिया जाता है, ये जो एसेट्स का पार्ट है उठा के मैं इसको P&L के डेबिट में लिख देता हूँ, मुझे लगता है ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो बिजनेस के डे टू डे रूटीन के में, अगर ऑपरेशन में खर्चा है वो, जैसे सैलरी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, ऑडिट फी हो सकता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इस रेवेन्यू, मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख दिया। सिचुएशन बताता हूँ, आपने मशीन खरीदा और गलती से मशीन तो एसेट्स में लिख दिया,
लेकिन एट द सेम टाइम आपने मशीन का इंस्टॉलेशन किया। इंस्टॉलेशन इज अ पार्ट ऑफ मशीन, इंस्टॉलेशन इज अ पार्ट ऑफ मशीन। तो इंस्टॉलेशन मशीन का पार्ट है और वो मशीन में ऐड किया जाता है। लेकिन गलती से अगर मैंने उसको रेवेन्यू ट्रीट कर लिया है, तो रेवेन्यू ट्रीट कर लिया तो मैं गलती से इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में लिख देता हूं। अभी प्रॉब्लम ये हो जाता है, अगर इसको अपने P&L के डेबिट में लिख दिया तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और ये आपने गलती किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस है, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल, और इसको मशीन में जाके ऐड करना है क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसे मशीन में ऐड कर दिया जाएगा और वहां पर अगर ये गलती से वेजेस में इंक्लूड है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाके इसे वेजेस में से डिडक्ट कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। वेजेस में से माइनस कर देंगे, उधर मशीन मतलब एसेट्स में ऐड कर दिया जाएगा। इसका जस्ट रिवर्स सिनेरियो, अपोजिट सिनेरियो देखेंगे तो कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, गलती से उसको मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया। एक वेजेस था जो कि एक्सपेंसेस था, गलती से मैंने उसे मशीन में ऐड कर दिया। भैया इसको मशीन में से माइनस कर दो, मशीन में से माइनस कर दो और वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के वेजेस में जाके इसे ऐड कर दो। तो इस तरह के ये एडजस्टमेंट्स होते हैं। ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट आपको 2 टाइम्स यूज करना है। अगर गलती से 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि कोई एडजस्टमेंट आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, एकदम यूनिक एडजस्टमेंट है और आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, अभी प्रॉब्लम यह है कि ये एडजस्टमेंट गलती कर दूंगा तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अदरवाइज 99% मेरा क्वेश्चन करेक्ट है। अब इस तरह के सिचुएशन में मेरा सजेशन ये है, ये कॉमन सजेशन नहीं हो सकता है, स्टैंडर्ड सजेशन नहीं हो सकता है, बट नॉर्मल ये सजेशन है कि उस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को आप स्किप कर दीजिए, पूरा कंप्लीट 100% स्किप कर दीजिए। आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी टैली होगा, प्रॉफिट भी आएगा, नेट प्रॉफिट भी आएगा, आपका बैलेंस शीट 101% टैली होगा विदाउट दैट पर्टिकुलर एडजस्टमेंट। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि कोई एडजस्टमेंट आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, फॉरगेट, पूरा का पूरा एडजस्टमेंट छोड़ दो, आपका बैलेंस शीट टैली होगा। थैंक्स अ लॉट, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप ये करो मत, आप कंटिन्यू। ये सिर्फ कि अभी आप प्रैक्टिस में हो, बाई चांस अगर फाइनल में ऐसा कुछ हो गया तब एकदम एक्सट्रीम एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर सिचुएशन आ जाता है, उस सिचुएशन में ही आपको ये करना है। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।